आज का परसेंटेज के बारे में आप लोग जानते क्या है? कुछ बताएंगे? परसेंटेज का मतलब 1/100। अच्छा, आप कुछ बताएंगे? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो कि 1/100 ही होता है? कभी चर्चा की है क्या हमने परसेंटेज पे? नहीं। ठीक है भाई, देखिए परसेंटेज के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो किसी भी चीज़ का, मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर 100 है तो उसे हम लोग परसेंटेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। या फिर मैं ये बोलूँ शब्दों के बारे में अगर बात करें तो 100 पे किसी चीज़ की गणना ही क्या होती है? प्रतिशत कहलाती है। मतलब 100 से किसी चीज़ का कंपेयर कर दीजिए, अगर हम आपकी तुलना 100 से कर रहे हैं, इसका मतलब अब एग्जाम में परसेंटेज की डिफिनेशन आपसे तो पूछेगा नहीं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, ज़रा हम इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि बेसिक पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इसमें, है ना। देखिए, अगर हम बात करें परसेंटेज के बारे में तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि सर परसेंटेज, अब ध्यान से सुनना नहीं मामला, तो आप लोगों ने बोला कि सर परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। मतलब परसेंटेज की अगर सटीक डिफिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 1/100। आ रही ना बात समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि सर A% का मतलब कितना हो गया, इस हिसाब से तो आप कहोगे सर A/100, मतलब A से गुणा कर दिया गया दोनों तरफ। मैं बोलूँ इसी प्रकार से B% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? B/100, है ना। ये फॉन्ट पतला हो गया क्या? थोड़ा सा मोटा होगा? किधर से होगा? अच्छा, यहाँ से, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये रहेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कि मैं यहाँ से कुछ बातें आपको बताना चाहता था कि मैं 100 को इधर लेके जाऊँ। परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 को मैं इधर लेके जाऊँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100%, और 100% का मतलब 100 का भाई 100 इधर चला गया तो 100% हो गया, और बराबर में सिर्फ एक ही तो बचा, तो 100% का मतलब क्या? 1। तो कभी भी हमको कुछ गणना करने की बात आएगी परसेंटेज में, कुछ मानने की अगर बात आ जाएगी, जैसे अक्सर आप लोगों ने मैथ में देखा है कुछ मानने की ज़रूरत पड़ जाती है XYZ, तो हम XYZ ना मान के हम लोग क्या मान रहे होंगे? 100 मान रहे होंगे, 100% मान सकते हैं, 100 यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में तुलना ही हम 100 पे करते हैं। तो 100 मानने से कैलकुलेशन हमेशा क्या होने वाला है? आसान होने वाला है। तो जहाँ कुछ मानने की बात आएगी हम वहाँ पे क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे। आ रही ना बात समझ में? अब देखिए, दो पार्ट होते हैं इसमें परसेंटेज में। एक होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है परसेंटेज। ठीक है, एक होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है परसेंटेज। देखिए, कोई नंबर, फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, भिन्न, और परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। अब ध्यान से समझिएगा, यह सेगमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है। भिन्न का मतलब बटे में, जैसे 1/2, 1/4, मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग पढ़ते आए हैं ना, कि भिन्न क्या होता है? वो संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, यही पढ़ा है ना आपने? अच्छा, हाँ, मतलब सही बटा में लिखा गया, उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो अगर कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बताने की ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। और इसी प्रकार से कोई नंबर प्रतिशत में दिया गया है, जैसे 20%, 30%, 40%, है ना। तो कोई नंबर अगर प्रतिशत में दिया गया, इसे भिन्न में बदलने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, /100। बस इसी बेस पे पूरी अर्थमेटिक घूमेगी, इसी के डायग्राम के इर्द गिर्द, कि कभी भी हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलने की ज़रूरत आए तो हम 100 से गुणा कर देंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग क्या कर देंगे? अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो ये जो अर्थमेटिक है ना, आपके रगों में दौड़ना शुरू कर जाएगी। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आ रही ना बात समझ में? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो
100 से भाग कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बात करें तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दोनों ही हमने एग्जाम्पल लिया है। सारा बात हमने पीपीटी में इसलिए कर रखा है जिससे चीज़ें थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म हो। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात करी जा रही है। और अभी अभी हमने देखा है कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा। तो 100 से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो 1/2 है, अगर हम इसमें 100 से गुणा कर दें तो आप कहोगे सर ये तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 50। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ 50 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा, 50% होगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हम तो गुणा किए थे। ठीक है, तो ये हो गया 50%। इसी प्रकार से 1/4, बोलिए 1/4 को हम क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 100, तो ये 100/4 हो जाएगा। 100/4 का मतलब कितना होता है, 25%, तो ये हो जाएगा कितना, 25%। आ रही ना बात समझ में। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रतिशत को भिन्न में बदलने की, है ना। तो अब जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे थे, यहाँ पे देखिएगा, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात थी तो हमने क्या बोला था, 100 से भाग करते हैं। तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने की आई तो 100 से भाग करेंगे, तो 20/100, 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। इसी प्रकार से 30/100, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 कितना, 10। तो कहने का मतलब सिर्फ वो डायग्राम हमारे माइंड में अगर सेट हो जाए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो हम इस प्रकार से चेंज कर ले जाएंगे। मुद्दा ये है सर कि यहाँ तो ढेर सारे नंबर हैं, 1/2, 1/8, 38/40, 50/80, हम कितना चेंज करेंगे। तो हम उन फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, उन भिन्न और प्रतिशत के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, मतलब बार बार वही पूछे जाते हैं, उससे बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो हमें पता है हम कैसे निकाल लेंगे, है ना पता। अगर कोई नया फ्रैक्शन आ जाए तो हम नहीं निकाल लेंगे, भाई पता है तो निकाल लेंगे, तो तरीका हमको पता ही है। तो हम उन फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में अगर आप लोग नोट करना चाहें तो जल्दी से ये डायग्राम छाप लीजिए, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन है ना, माइंड में सेट है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि सर किनको याद करें इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे प्रतिशत और भिन्न जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए क्या है भाई, उपयोगी है। अब उपयोगी क्या क्या है जरा ध्यान से समझना, सुनो इधर ध्यान से आप लोग। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए 1/12 तक याद कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, कंपटीशन में बैठे हैं, SSC GD के बाद कभी हो सकता है SSC देने की भी ज़रूरत पड़े, तो आप लोग अगर पूरा जल्दी छाप लें, क्योंकि सीट में नहीं है, तो इसको आप लोग जल्दी से छापें, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, अगर आप शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्यार से घर पे भी लिख सकते हैं। और इसमें लिखने वाली क्या, इसको आप बनाना सीखो, मुद्दा ये है ना, आप इसको बना सकते हैं और लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बिना कभी काम ही नहीं चलने वाला आपका पूरे अर्थमेटिक में मामला। तो मान लीजिए इस प्रकार से कुछ बड़े बड़े परसेंटेज ऐसे नहीं देगा कि कुछ भी देगा, वो भी सीक्वेंस में होते हैं। कैसे, जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई है कि सर परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100। हमने बोला था 100 को इधर लेके जाइए, तो आपने बोला फिर सर ये 100% हो जाएगा। 100% का मतलब 1, अरे भाई 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब कितना, 2, 300% का मतलब कितना, 3, इसी प्रकार से 1000% का मतलब 10। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ पे 433 सही 1/3% है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 400% प्लस 33 सही 1/3%, तो कोई आपत्ति है, अरे यही बात तो है, 400% को अलग कर दिया, 33 सही 1/3% को अलग कर दिया। मुद्दा यहाँ पे ये है कि सर 400% का मतलब अभी आपने बताया 4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे आप लोग देखिए, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए, जल्दी से, मतलब 1-2 दिन के अंदर आपको इतना याद कर लेना है ना, तब स्पीड आएगी इसमें अर्थमेटिक में।
तो जैसे ही मैं बोलूँ कि 33/1/3% का मतलब आप बोलोगे 1/3। भाई 25% का मतलब कितना, 1/4 है ना। मैं बोलूँ 12/1/2% का मतलब कितना, 1/8। इस प्रकार से तुरंत आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसी पे हम चलते हैं। हमने आपसे ये बोला था कि भाई 33/1/3% का मतलब कितना, 1/3। देखने में सर ये परसेंटेज बहुत बड़ा लग रहा था हमको, लेकिन हमें पता था, हम ब्रेक कर दिए। 400% का मतलब सीधा सा 4, और 33/1/3% का मतलब कितना, 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 12 और 1 13/3। इस प्रकार से क्या इसको आप लोग करेंगे, करने का प्रयास करिए एक बार तो करें भाई। इसमें देखिए 300 अलग कर देंगे हम लोग, प्लस 14/2/7% को हम लोग अलग कर देंगे। अरे बोलो 300% का मतलब कितना, 3, प्लस 14/2/7 का मतलब कितना, अब 1/7। अब अगर कॉपी में नोट किए होते तो जल्दी पता चलता, आप फ़ोन में एक बार चेक करोगे, समस्या तो यही आ रही है। हाँ, तो 1/7, तो 7 3 21 और 1 22, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि समय बराबर है, तो आइए हम इसके सही मतलब के बारे में जानते हैं कि सर ये इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिखा है 16/2/3%, प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। 16/2/3% अभी आपके सीट में था कितना, 1/6। भाई 16/2/3% का मतलब कितना, 1/6। अब ऊपर वाले को बोलते हैं प्रतिशत परिणाम। ये बताता है कि कोई चीज़ कितना बढ़ी या कोई चीज़ कितनी घटी, और ये मूल मान को बताता है, मतलब वास्तविक दाम। जैसे मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति का वेतन 16/2/3% बढ़ गया, इसका मतलब मूल मान, मतलब पहले अगर वो 6 रुपये कमाता होगा व्यक्ति, तो उसका वेतन कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। ये प्रतिशत परिणाम को बताएगा कि कितना बढ़ रहा है। मैं अगर इसी पे क्वेश्चन बदल दूं, मैं बोलूं किसी व्यक्ति का वेतन 16/2/3% घट गया, इसका मतलब पहले 6 रुपये कमाता था तो 1 क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रतिशत परिणाम बढ़ भी सकता है, प्रतिशत परिणाम घट भी सकता है। अच्छा, इसी बात को अगर हम ये बोलना चाहें कि 6 का 16/2/3% कितना होता है, 1 होता है। नहीं 1/6 नहीं होता, 6 का 16/2/3% 1 होता है। इसी बात, ये बात और ये बात बिल्कुल अलग नहीं है। 6 का 16/2/3% सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये दोनों बातें, मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले उसको देखते हैं। इसका उपयोग करना हमको बनना चाहिए क्वेश्चन पे आने से पहले। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, परेशान मत होइए, आ जाएंगे आज ही। एक व्यक्ति का वेतन 16/2/3% क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, खेल यहीं पे है सब। एक व्यक्ति का वेतन 16/2/3% बढ़ जाता है, तो वह 2128.35 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 2128.35 रुपये कमाता है। तो उसका वास्तविक वेतन बताइए। आ रही ना समझ में। अब मुद्दा ये है कि सर हमको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि 16/2/3% का मतलब कितना होता है। तो आपको पता है, अभी अभी हमने बात की है कि सर 16/2/3% का मतलब कितना, 1/6। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिशत परिणाम। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मूल मान, ओरिजिनल पार्ट, है ना। ऊपर वाले को परसेंटेज रिजल्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ओरिजिनल पार्ट बोलते हैं। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का वेतन पहले 6 रुपये था, तो अब कितना बढ़ जाएगा, 1 रुपये बढ़ जाएगा। तो जो व्यक्ति पहले 6 रुपये कमाता था, अब वो कितना कमाएगा। अगर मैं ये बोलता कि किसी व्यक्ति का वेतन 16/2/3% घट गया, तो पहले 6 कमाता था तो 1 घट के कितना हो जाता, 5 हो जाता। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। हमारे हिसाब से उस व्यक्ति का वेतन 6 रुपये है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना है, तो 6 का कितना हो जाएगा भाई, 21 28। हालांकि नंबर गलत लिखा है, परेशान मत होइएगा, इसको हम सुधार देंगे। अच्छा, वेतन बढ़ने के बाद इतना कमा रहा है ना, वेतन बढ़ने के बाद की बात की जा रही है। तो बढ़ने के बाद की बात है तो 21 28 दशमलव, मतलब किसी व्यक्ति का वेतन जब बढ़ गया, हमारे हिसाब से 6 से कितना हो गया, 7। तो वेतन बढ़ने के बाद 2128.35 रुपये कमा रहा है। तो जब तक वेतन नहीं बढ़ा था, स्वाभाविक सी बात है इससे कम कमाता होगा। तो देखिए 7 से कितनी बात, तो अभी कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़िए, कैलकुलेशन करना मैं बताऊंगा।
जब क्वेश्चन शुरू होंगे तो। अभी फ़िलहाल फ्रैक्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 7 यूनिट का मान कितना, 2128.35। तो देखो 7 से कितनी बार, 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21 बार, 3 बार, 7 चौक 28 और 7 पचे। तो 7 से गुणे 3, 4, 5 बार। तो इसी प्रकार से 6 से करेंगे तो 6 त्रिक कितना, अरे 7 से अगर 3 बार तो 6 से भी 3 बार, 6 त्रिक 18। 7 से अगर 4 बार तो 6 से भी 4 बार कर देंगे तो 6 चौको कितना 24। अरे दशमलव था, दशमलव लगा लेंगे। 7 से अगर 5 बार तो 6 से भी 5 बार, 6 पंचे कितना 30। तो मतलब जब तक व्यक्ति का वेतन नहीं बढ़ा था वो कितना रुपए कमाता था, 2824.30। वेतन बढ़ गया था इसलिए वो ज़्यादा कमा रहा था। अच्छा, इसी प्रश्न में नोट कर रहे हो क्या, नहीं ना, ठीक है। सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा मामला है नंबर का। एक व्यक्ति का वेतन 16.3% घट जाता है तो वह 35-40 रुपये कमाता था। तो व्यक्ति का वास्तविक वेतन बताइए। अब इस बार वेतन घटा है, कितना घटा है, 16.2/3% ही घटा है। हमें पता है 16.2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। भाई वेतन घटा है, पहले 6 था, अब घटेगा, कितना घटेगा, 1 घट जाएगा तो 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 5। अच्छा, वेतन घटने के बाद वो कितना कमाता है, 35-40 रुपये। तो वेतन जब तक नहीं घटा था तो कितना कमाता था। अब देखिए 5 से कितनी बार, 7 बार, 5 से कितनी बार, 8 बार। तो इसी प्रकार से 6 यूनिट का मान आपसे पूछा है तो 6 सत्ते कितना, अरे 5 सत्ते 35 तो 6 सत्ते 42, 5 अट्ठे 40 तो 6 अट्ठे 48। आई ना बात समझ में। अगर इस बात को आप लोग नहीं कर पा रहे, नहीं सोच पा रहे हो तो एक बात करिएगा, 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 35-40। तो 1 यूनिट का मान कितना, 35-40 डिवाइड बाई 5। अरे ये उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आपको निकालना कितना था, 6 का, भाई 6 यूनिट का मान निकालना था। तो 6 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 6 कम 6 यूनिट का मान, तो इधर भी आप 6 का गुणा कर दीजिए, बात खत्म। सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा। तो अभी हालांकि कैलकुलेशन का पार्ट है, हम बाद में बात करेंगे। तो ये कुछ इसके बेसिक पार्ट थे। जनरली एक क्लास में बेसिक ही हो पाता है, 1.5 क्लास में, लेकिन आपको हमने समराइज करके 15 मिनट में कंप्लीट किया है ना लगभग। किसको, इसको, अच्छा ऊपर वाला। जैसे किसी व्यक्ति का वेतन 16.2/3% घट गया है ना। अब वेतन घटा, लेकिन सबसे पहले हमको ये बताइए कि 16.2/3% का मान कितना होता है, 1/6। ये होता है मूल मान, मतलब पहले कितना था, नीचे वाला को मूल मान बोलते हैं, ऊपर वाले को परसेंटेज। अगर वेतन बढ़ा है तो 1 बढ़ा है। अगर मान लीजिए लिखा होता 2/3 तो मतलब पहले वेतन 3 था, 2 बढ़ने का मतलब 2 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 है तो 1 बढ़ गया, तो 6 से वेतन 1 कम हुआ क्योंकि घटा है तो 5 हो गया। पहले कितना था, 6। अच्छा, वेतन घटने के बाद बोल रहा है कि 35-40 रुपये कमाता है, मतलब इस 5 यूनिट का मान कितना, 35-40। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 से 7 बार, 5 से 8 बार। तो पहले कितना, भाई सिंपल सी बात है, घटने के बाद अगर इतना है तो जब तक ना घटा होगा ज़्यादा कमाता होगा। तो 6 यूनिट का मान, अब 5 से 7 बार था तो 6 से भी 7 बार, 6 सत्ते 42, 5 अट्ठे 40 तो 6 अट्ठे 48। आई ना बात समझ, ठीक। ये रहा टाइप नंबर 0, हमने नाम दिया है इसका। 4 प्रश्न है इसमें और दोनों को अलग अलग पेज पे हमने कर रखा है। मतलब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं टाइप की, ठीक है। पहले प्रश्न को करने का प्रयास मत करिए, समझने का प्रयास करिए, नोट करने का भरपूर समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं समझाना क्या चाहता था, 20-50 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, किसके बारे में पूछ रहा है, 50 के बारे में पूछ रहा है कि 20 के बारे में पूछ रहा है, 20 के बारे में पूछ रहा है। 20, 50 का कितना प्रतिशत है, बात किसकी हुई, 20 की हुई ना। 50 का कितना प्रतिशत है, तुलना 50 से हुई, वो अलग बात है। इसको आप ही बंद कर दो धीरे से जाके।
नहीं बंद मत करो, खोल दो। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये है 20-50 का कितना प्रतिशत है ना। अच्छा 20 के बारे में बात हो रही है ना, किसके बारे में पूछा जा रहा है? 20 के बारे में। तुलना किससे की जा रही है? जिसके बारे में बात होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना होगी उसको नीचे। चूंकि बात परसेंटेज ही कर रहा था इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, बस इतनी सी बात थी। जिसके बारे में बात होगी उसको ऊपर, जिससे तुलना होगी उसको नीचे। बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कभी आप 20 ऊपर करोगे, कभी 50, समझ ही ना पाओगे कि क्या हो रहा है। 50 से कितनी बार? 2 बार, 20 दूना, लेकिन 40 नहीं, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया इसलिए 40%। सुनिए पहले, पूछ रहा है 50 20 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बात हुई? अरे 50 के बाद कामा लगा दिया, मतलब बात किसकी हो रही? 50 की। तो जिसके बारे में बात होगी आप ऊपर लिखिए ना इसको। 20 से तुलना हो रही है इसलिए नीचे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे, जिसके बारे में बात हो उसको ऊपर, गुणे 100 कर दीजिए। 20 पंचे 100, 5 पचा 25। ठीक है, कितना हुआ? 5 पचा 25, 1 0 वाला परसेंटेज। आगे बढ़ा जाए? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिखने वाले थे। ठीक है, हमने नंबर कन्फ्यूजन के लिए लिया है, आसपास के नंबर 20-50 20-50 चारों क्वेश्चन में आपको दिखेगा। अगर यहाँ कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे तो फिर मामला सही हो जाएगा, इसीलिए नंबर हमने बदला ही नहीं। 20-50 तुमको हर जगह देखना। अगला स्लाइड क्या है? 50-20 से कितना प्रतिशत कम है, 50-20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। इसमें भी हमने 20-50 की बात की है। मैं आपसे ये बोल रहा था, प्रश्न को पढ़ो, 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, मैं आपसे ये जानना चाहता था। इधर देखो मैं क्या जानना चाहता हूँ आपसे। मैं यहाँ भी प्रतिशत काट दे रहा हूँ, यहाँ भी प्रतिशत काट दे रहा हूँ, प्रतिशत हटा दिया हमने। मैं आपसे ये जानना चाहता था 20-50 से कितना कम है। प्रतिशत मैंने हटा दिया तो प्रश्न साधारण हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे ये जानना चाहता था कि 20-50 से कितना कम है। कितना कम है भाई? 30 कम है। तुलना किससे हो रही थी? 50 से ना। 20 के बारे में तो बात ही हो रही है, कामा के बाद वाले से तुलना होती है हिंदी में, और इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, तो सब तो हिंदी वाले ही हो। तो 30 भाई अंतर पूछ रहा था हम गुणा, चूंकि क्वेश्चन में प्रतिशत है, ये तो हमने समझाने के लिए किया था, तो प्रतिशत है तो हम 100 से क्या कर देंगे? अरे डिफिकल्ट है ये, है ना आसान। तो 50 से कितनी बार? 3 दूना 6, 60%। इसी बात का यहाँ पे भी आपको जवाब देना था। वो दोनों क्वेश्चन एक टाइप के, ये दोनों क्वेश्चन अलग। क्वेश्चन को पढ़ा करो, अर्थमेटिक को पढ़नी पड़ेगी बार बार, तब समझ में आएगा। उस बार कम या ज़्यादा की बात नहीं की थी, पर्टिकुलर ये बोल रहा था कि 20 के बारे में बताइए, पर्टिकुलर ये बोल रहा था कि 50 के बारे में बताइए किसी से तुलना करके। इसमें ये बोल रहा है कि 20-50 से कितना कम या 20-50 से कितना ज़्यादा, इसके बारे में। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न को देखिए, 50-20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। प्रतिशत हटा दिया जाए तो 50-20 से कितना ज़्यादा है? 30। इस बार भी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, लेकिन 50 के बारे में बात हो रही थी, तुलना किससे कर रहा था? 20 से। इस बार 20 नीचे आ जाएगा, तो गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे? 100। तो 20 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, 5 तियां 15। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही नहीं। मजे की बात बताऊं, ये 4 में चारों क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। 150% है ना। अब ये बताइए, चारों में डिफरेंस को आप थोड़ा बहुत समझ पाए कि नहीं? इसको आप लोग रिवीजन मारिएगा बढ़िया तरीके से। जितना अभी शुरू से लेके अब तक क्लास चली, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन पे आऊँगा प्रॉपर समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है हमारी। लेकिन यहाँ तक समझना जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये थी बेसिक टाइप नंबर 0 नाम दिया। ये एग्जाम में नहीं आएगा बस इसीलिए कि बेस में किसको रखें या अंश में किसको रखें, हर में किसको रखें, ये बात हम बताना चाहते थे आपको। कम ज़्यादा क्या होता है ये बताना चाहते थे इन सब चारों प्रश्नों के माध्यम से। अब हम आते हैं टाइप नंबर 1 पे, और यहाँ से एग्जाम का मामला शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम का मामला शुरू होता है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे।
टाइप नंबर 1 के बारे में हम बात करना चाहते थे आपसे। बोला है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। आप सवाल को सुनिएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रहा हूं। तो आप बताएं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप क्या पूछा जा रहा है इसको अभी आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, ये लाइन भूल जाइए। पहली लाइन को एक बार फिर से पढ़िए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 20% कम है। मैं आपसे जानना चाहता था कि संख्याएं कुल कितनी हैं? 2 अच्छा, आप ये बताइए, संख्याएं अगर 2 हैं तो किसी तीसरी संख्या से तुलना कैसे कर रहा है? इसका मतलब संख्याएं हैं कितनी? 3। संख्याएं कितनी हैं? 3। दिख नहीं रही अलग बात है। अरे दो संख्याएं क्रमशः 32% तथा 20% कम है किसी तीसरी संख्या से, मतलब कोई एक तीसरी संख्या भी है कहीं पे? क्वेश्चन में भले नहीं दिख रहा है, मतलब तीसरी संख्या है ना। अगर तीसरी संख्या है तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते थे, हमने मान लिया ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अब तो ये डरने लगे हैं आप आते जाते हैं ना। सर आप पढ़ाते हुए देखते जाते हैं, वो काम नहीं। अब ये देखिए 3 संख्या है ना यहाँ पे। अब 3 संख्या है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि सर तीसरी संख्या के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता था हम लोग क्या मानते थे? यक्स। हमने अभी शुरुआत में ही बोला था कि जहाँ कुछ मानने की ज़रूरत आए हम यक्स न मान के क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि जिस संख्या के बारे में हमें नहीं पता है उसको हमने 100 घोषित कर दिया। अक्सर ऐसे प्रश्नों को लास्ट से मानना शुरू करिए। लास्ट वाले को 100 मान लीजिए, मामला 4 संख्या हो सकती है, 5 हो सकती है, मैक्सिमम 4 आते हैं प्रश्न, है ना। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हमने मान लिया है। अच्छा, तीसरी संख्या अगर 100 है, दूसरी संख्या कितना कम है इससे? 20% कम है। तो 100 का 20% कम है मतलब 20 कम है। तो दूसरी संख्या फिर है कितनी? तीसरी को अगर आपने 100 मान लिया है और दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है, तो इसीलिए 100 से तुलना किया है ना कि डायरेक्ट हम लोग 20 कम कर रहे होंगे। तो दूसरी संख्या हो गई 80। अच्छा, ये बताइए पहली संख्या कितनी कम है? 32%। इसका मतलब 100 में से 32 कम तो कितना? 68। आपके सामने तीनों ही संख्याएं दिख रही हैं। पहली संख्या भी दिख रही है, दूसरी संख्या भी दिख रही है और तीसरी संख्या। अगर आपको तीनों संख्याएं दी गई हैं, अब आप इस पे आ जाइए। जो चीज़ पूछी गई थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पूछा गया था तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या मतलब 68। दूसरी संख्या का तुलना किससे हो रही है? इसीलिए मैं बता रहा था कि बेस में किसको लिखना है, ऊपर किसको लिखना है, उसी समय हमने क्लियर किया। 68 के बारे में बात हो रही है, तुलना 80 से हो रही है। क्योंकि कितना प्रतिशत है इसलिए 100 से गुणा भी कर देना था। देखिए 20 से कितनी बार? 20 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? 17 बार। 17 पचे? अरे पता है कि नहीं? टेबल नहीं याद है क्या तुम लोग को? हकीकत तो यही है ना। तो ये प्रश्न आया ना समझ में? ठीक है, आगे देखिएगा। दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 25% तथा 20% ज़्यादा है। इस बार ये दोनों संख्याएं क्या हैं? तीसरी संख्या से ज़्यादा हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? कम था। तो देखिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर जो पूछा उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। 3 संख्या है, इसका मतलब इस बार भी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, है ना। हम मान लेंगे तीसरी संख्या कितनी? 100। तो अगर हमने तीसरी संख्या को 100 माना है तो दूसरी संख्या 20% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या फिर है कितनी? ज़्यादा है ना, तो 120। पढ़ा करिए प्रश्नों को। अच्छा, पहली संख्या कितना ज़्यादा है भाई? 25% ज़्यादा है, तो फिर हो कितना जाएगा? 25 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है। अब
ये बात तो हुई कि भाई तीनों संख्याएं कौन है। हमने जाना कि भाई तीनों संख्या कौन है। पहली संख्या सर 125 है, दूसरी 120 है और तीसरी 100 है। अगर हमको संख्याएं तीनों ही पता हैं तो जो पूछा जाए उसके बारे में बात करिए। तो बोलिए, देखिए क्या पूछा है। तो दूसरी संख्या मतलब ये वाली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अरे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है भाई, 5 कम है। तुलना किससे हो रही है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तुलना किससे हुई। दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तुलना पहली संख्या से हुई ना। तो जब पहली संख्या से तुलना है, हमने अंतर देखा कि भाई दूसरी संख्या 5 कम है, लेकिन तुलना अगर पहली से हो रही है तो पहली है कितना, गुणे कितना 100। इसी में कर लेते हैं। 25 चौको 25 पंचे 5 से 5 कट गया, बचा कितना 4%। ध्यान देंगे हमेशा इसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। अगला टाइप रहेगा, हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक बेसिक आइडिया आपको परसेंटेज का दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। देखिए परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, ये पहली वैरायटी है। देखिए आपके नोट्स में 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होंगे परीक्षाओं पे, टाइप 1 टाइप, है ना। तो इस वाले टाइप को आप लोग ध्यान से देखिए, पहले वाले टाइप को। पहला टाइप ये है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। 37% लड़के तथा 44% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, ये बात बोली गई है। इसको पहले मैं डिटेल मेथड बताना चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाए क्या है इसका मतलब, फिर मैं शॉर्टकट बताऊँगा कि इसको करना कैसे है एग्जाम में, है ना। तो देखिए किसी विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है, अच्छा लड़के और लड़कियों का है, बॉयज़ और गर्ल्स का है ना। फोर और रेशियो 3। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि लड़के 4 हैं तो लड़कियां कितनी हैं। तो क्या कक्षा में केवल 4 लड़कियां 3 ही लड़के हैं, ये अनुपात है। मतलब अगर लड़के 4 हैं तो हो सकता है कि लड़के अगर 40 होंगे तो लड़कियां फिर कितनी रहेंगी, 30 रहेंगी। अनुपात का मतलब ये होता है। मतलब अनुपात में सर हम किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो मैं अगर इसमें 100 से गुणा कर दूं समझाने के लिए, क्योंकि हमको परसेंटेज में अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, है ना। अभी ये बेसिक पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तरीका बताऊंगा एग्जाम के हिसाब से कैसे करना है। हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई 100 से गुणा कर दिया। अरे 100 से गुणा कर दिया, इसका मतलब 400 लड़के 300 लड़कियाँ। तो विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट का मतलब लड़के और लड़कियाँ दोनों। तो कुल मिला के 700 विद्यार्थी स्कूल में थे। अब 700 विद्यार्थी थे, इसमें कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। लड़के कितने, लड़कियां कितनी 300, है ना। बोला है 37% लड़के तथा 44% लड़कियां पास होती हैं। मतलब 400 में 37% कौन पास होते हैं, लड़के। भाई 37% पास हुए, मतलब कुछ फेल भी हो गए जो बच्चे। लड़कियां कुल 300 थी, जिसमें से 44% क्या होती हैं, पास हुई हैं। अच्छा 400 का 37% निकाल लोगे, कितना। अरे 4 का गुणा करो 37 में, बात खत्म करो। 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज वाले नहीं कटेंगे। देखो कैसे, इधर देखिए 400 का जब आप 37, अब परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। तो कुल मिला के रहा ये कि 37 में हम 4 से गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 7 7 49, कितना आया। अच्छा 7 चौक 28 है ना, ठीक है। 148 सही बता रहे हो ना। तो फिर बचे कितने, देखो कहने का मतलब 400 लड़के थे, 148 पास हो गए, मतलब जो बचे वो फेल हो गए। तो फेल वाले कितने, ये तो चलो पास हो गए, तो फेल वाले फिर कितने, 400 में से एक, या तो इसको घटा दो 252, हाँ 252,
मतलब 252 विद्यार्थी क्या हो गए, लड़के फेल हो गए। अच्छा इसमें देखो 300 थे लड़कियां, अब लड़कियां 300 थी जिसमें से 44% पास, तो कुल कितने 132 ये पास हो गए, लड़कियां इतनी पास हुई, तो फेल कितनी हो गई 168। अब देखिए ये तो हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया कि आपके माइंड में जाए कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। आई ना बात समझ में, प्रश्न पूछना क्या चाहता है। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। अरे 252 लड़के फेल हुए थे, यही तो फेल वाला है ना। 252 लड़के फेल हुए, लड़कियां कितनी, कुल मिला के कितनी फेल, तुम्हारे पर्सनालिटी के बराबर है ना। अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानता है। अरे जोड़ के बताओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे भाई एक फेल जोड़ोगे ना 420 आया ना, वही तो मैं बात कर रहा था आपसे। तो 420 क्या हो गए, दोनों मिला के फेल हो गए। कुल विद्यार्थी कितने थे 700 में 420 फेल, तो 100 पे कितना, 1 0 से 1 0 काटा, 7 6 42, 60% फेल। ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि प्रश्न ऐसे बनता है। अभी हम तरीके के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप इसको रफ में नोट करते जाइएगा। थोड़ा सा सुनिएगा, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 करना कैसे है। अब हमको ये बताइए, आपसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, मतलब आपसे टोटल फेल के बारे में पूछा है ना। टोटल फेल के बारे में पूछा है, तो हम टोटल फेल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। भाई लड़के 4 थे, लड़कियां 3, दोनों मिला के कितने 7। तो हम एक लाइन खींचेंगे, हम ये कर देंगे कि टोटल 7 विद्यार्थी से 7 में से लड़के कितने 4। अच्छा 7 में से लड़के 4। आप हमको ये बताइए कि 37% अगर लड़के पास होते हैं तो फेल कितने हुए। 100 में से 37 को हटा देंगे, टोटल बॉयज मतलब टोटल लड़के अपने आप में 100%, और 100 में से 37% अगर पास होते हैं मतलब 100 में से जो बचे वो क्या हुए, फेल हुए। 63, हाँ 63। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। परसेंटेज लगा भी सकते हैं, बाद में भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आंसर में हम लोग लगा देंगे परसेंटेज को। अब ध्यान से समझिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, टोटल लड़के लड़कियाँ मिला के स्टूडेंट 7 में से लड़के 4। चूँकि टोटल फेल पूछा था तो हम यहाँ पे फेल का रेशियो लिख रहे हैं। 37% तो पास है, मतलब फेल कितने, प्लस का चिन्ह लगाइए। टोटल स्टूडेंट 7, लड़कियां कितनी 3। अच्छा लड़कियां पास कितनी होती हैं, तो लड़कियां अगर 44% पास होती हैं, हमसे पूछा फेल का है, तो फिर फेल कितनी हुई 56। तो हम इंटू क्या कर देंगे 56। तो आप नोटिस करेंगे 7 से कितनी बार में 9 बार में, 7 से कितनी बार में 8 बार में, 9 चौक 36 प्लस 8 त्रिक, दोनों को जोड़ा। परसेंट जो हम लोग ये 63% नहीं लगा रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इस प्रश्न के बारे में देखिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि लड़के 55% फेल होते हैं और लड़कियां 65% पास होती हैं। अच्छा एक चीज़ देखना इस प्रश्न में, दिख रहा है ना मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। लड़के 55% फेल, लड़कियां 65%, दोनों में अंतर है, एक फेल हो रहा है एक पास। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, दोनों पास हो रहे थे, फेल पूछा था। इस बार मिक्स कॉम्बिनेशन, क्या दिक्कत है इसमें, पूछा क्या है फेल, कुल फेल। तो टोटल फेल अगर आपको बताना है
टोटल फेल अगर आपको बताना है तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे लड़के और लड़कियां मिलाकर कितनी कुल, मतलब कुल कितना 5, 5 में से लड़के कितने 3, लड़के फेल होते हैं 55%। फेल ही आपसे पूछा है तो बदलने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 55 प्लस टोटल 5, 5 में से लड़कियाँ कितनी 2, लड़कियाँ 65% पास। तो इस बार बदलना पड़ेगा क्योंकि ये पास है, पूछा क्या है फेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 35%। 5 से कितनी बार 11 बार 11 33 प्लस 5 से कितनी बार 7 दूनी 47, टोटल फेल 47%। तो इस प्रकार से भी कभी कभी वेरिएशन बनेगा, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। ये रहा टाइप नंबर 2 की वैरायटी। इसमें आगे भी कुछ है, हाँ, ये टाइप 2 की वैरायटी, और ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है, आने की भरपूर संभावनाएं होती है। आपने देखा होगा कई दफ़ा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने में भी 1-2 क्वेश्चन आपको दिखे थे इस टाइप के, है ना। तो ये टाइप ज़रूरी है आपके लिए। क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक परीक्षा को पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। मतलब कोई विद्यार्थी अगर 36% अंक पाएगा तो, अच्छा ये बेसिक वाला है क्या, इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट है ना। 36% मतलब किसी विद्यार्थी को अगर किसी परीक्षा में पास होना है तो परीक्षा की कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 36% अंक लाने होंगे, किंतु वह 24% पाता है। पाया कितना, ज़रूरत कितने की थी, मतलब फेल, और 18 अंकों से फेल हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक बताइए, मतलब कितना नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। मतलब 36% का मान आपसे पूछ रहा है एक तरीके से। अच्छा एक विद्यार्थी को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये तो ऐसे ही हो जाते हैं प्रश्न। 36% पाएगा तो पास होगा, पाया कितना 24% ही पाया। कितना कम पाया 12% कम पाया। 36 में से 24 निकालोगे तो अंतर कितने का आएगा? हमारे हिसाब से वो लड़का 12% से फेल हो गया। ये तो हमारे हिसाब से हुआ ना, प्रश्न के हिसाब से कितने से फेल हुआ है 18 नंबर से। तो 12% की वैल्यू ही 18% है क्या? अरे 12% की वैल्यू ही तो 18% है। तो 1% की वैल्यू कितनी 18/12। आपसे पूछा, देखो 1% का मान निकल गया। आपसे पूछा है क्या, उत्तीर्ण अंक बताइए। अरे उत्तीर्ण अंक का मतलब समझ रहे हो, पासिंग मार्क, मतलब कितना नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। 36 अंक पाएगा मतलब 36% पाएगा तो पास होगा। तो 1% का मान 18/12, तो 36% का मान कितना, इधर भी 36 से गुणा करो, इधर भी 36 से गुणा करो, तो 36 × 1% बराबर 36%। देखो 12 से कितनी बार भारतीय 36, 18 तरीका कितना 54। मतलब कोई विद्यार्थी अगर 54 नंबर पाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय बचाने के तौर पे हमने एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अभी मैं शुगर एंड राइस पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन में ख़त्म होगा, लेकिन हर एक वैरायटी कंप्लीट होगी। इसी प्रकार से हमने एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ लिए हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ये बहुत उपयोगी प्रश्न है, आएंगे ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो। एक विद्यार्थी 20% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कोई विद्यार्थी अगर 20% नंबर ला रहा है तो कितने से फेल हो रहा है, 30 अंकों से, ठीक है। जबकि उसी पे दूसरा विद्यार्थी भी है, वो 32% ला रहा है और 42 अंकों से पास हो जाता है। 42 अंकों से पास होने का मतलब समझ रहे हैं, जितने की पास होने की ज़रूरत थी उससे 42 नंबर ज़्यादा ला रहा है। 42 अंकों से पास होने का मतलब ये हुआ। तो आपसे पूछा तो बताइए, क्या बताइए, पहले आप ये बताइए कि उत्तीर्ण अंक क्या होता है, फिर आपको बताना है अधिकतम अंक, फिर उत्तीर्ण प्रतिशत। कोई एक चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों कभी नहीं पूछेगा, है ना, कोई एक चीज़ पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, तरीके क्या होते हैं। एक विद्यार्थी है 20% अंक पाया, कितने से फेल हुआ, 30 अंक से। अगर इसको 30 नंबर अगर दे दिया जाए तो क्या ये पास हो जाएगा?
अच्छा 30 नंबर देने के बाद ये पास हुआ, पास से कितना नंबर ज़्यादा? एक भी नंबर नहीं, जस्ट पास। न पास से एक नंबर ज़्यादा, न पास से एक नंबर, जस्ट पास हुआ है ना। मतलब जो विद्यार्थी 30 नंबर से फेल हो रहा था उसको अगर मैं 30 नंबर दे दूं तो 20% प्लस 30 नंबर ये हो गया पास। न पास से एक नंबर ज़्यादा, न पास से एक नंबर कम, मतलब जस्ट पास। यहीं पे दूसरा विद्यार्थी भी है। दूसरा विद्यार्थी कितना पाता है? 32%। अच्छा ये 32% पाता है, कितना ज़्यादा पाता है? 42 नंबर ज़्यादा पा रहा है ना दूसरा विद्यार्थी। जो विद्यार्थी नंबर ज़्यादा पा रहा है 42 नंबर, मैं क्या अगर 42 नंबर इसके काट लूँ तो ये फेल हो जाएगा? नहीं होगा फेल, केवल जस्ट पास। मतलब न पास से एक नंबर ज़्यादा, न पास से एक नंबर कम। ध्यान रखना, फेल पास वाले प्रश्नों में जो नंबर ज़्यादा पाएगा उसका नंबर हम लोग काट लेंगे, जो कम पाएगा उसको उतना नंबर दे देंगे। मतलब ये भी पास, ये भी पास, दोनों पास पास, मतलब दोनों बात बराबर है कि नहीं है? ये भी पास है, ये भी पास है, मतलब दोनों बात क्या है? बराबर है। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सर ये पासिंग मार्क है तो ये भी पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क मतलब उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क ये भी है और पासिंग मार्क ये भी है। हमने बराबर क्यों किया? क्योंकि बात ही दोनों क्या है? बराबर है, दोनों बात बराबर है। अच्छा 20% में 30 जोड़ो, 50। वाह, कभी परसेंटेज में नंबर को जोड़ पाओगे? अरे 20% में क्या आप नंबर जोड़ दोगे? नहीं जोड़ सकते, यूनिट अलग है ना। इसलिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, है ना। तो अब ये 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा? ये 12%। ये 42 माइनस में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72। तो 12% का मान 72, तो 1% का मान कितना? अगर 1% का मान आ गया तो यहाँ से जो चाहे वो आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए अधिकतम अंक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? दूसरा प्रश्न देखिए, अधिकतम अंक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पूर्णांक। तो 1% की वैल्यू 6, अधिकतम अंक कोई कितना पा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100%, तो 600। मतलब उस परीक्षा में जो बैठा था उसका पूर्णांक कितना था? 600। हाँ, पूर्णांक कितना था? 600 अधिकतम अंक। मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 2। ठीक है। आगे पूछा है उत्तीर्ण अंक। अरे पासिंग मार्क को तो उत्तीर्ण अंक बोलते हैं। या तो 1% का मान या तो आप इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, क्योंकि दोनों बात बराबर है ना। तो दोनों बात बराबर है तो दोनों बात सेटिस्फाइड भी होनी चाहिए। तो आप 1% का मान इस वाले में रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 1% का मान इस वाले में रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो 1% का मान 6, तो इसमें जब आप रखेंगे तो 20 गुणे 6, क्योंकि 1% का मान 6 तो 20% का मान कितना? 20 गुणे 6 और प्लस कितना? 30। तो 120 प्लस 30 बराबर कितना? 150। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है ना? 150 नंबर की जरूरत। तो ये कौन सा प्रश्न हुआ भाई? ये पहला था ना, ये वाला। दूसरा भी हो गया। अच्छा तीसरे के बारे में बात करते हैं, अभी मत नोट करिए, समय देंगे। तीसरे के बारे में बात करें तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? जरा ये बताइए, उत्तीर्ण प्रतिशत के बारे में आपसे बात किया गया है। भाई टोटल 600 का पूर्णांक था, कोई विद्यार्थी 150 पाएगा तो पास हो जाएगा। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो यही तो उत्तीर्ण प्रतिशत हुआ। पूर्णांक 600 का, ऊपर 150 क्या लिखा? क्योंकि इतना पाएगा तो पास हो जाएगा, यही पूछा था। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 से 150 को भाग दीजिए, 25 छक्का कितना? 150, तो 25%। ये 3 वैरायटी के प्रश्न हमने एक में रखे। सबसे पहले आप लोग इसको समझ के नोट करिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा अभी मिटाने से पहले, है ना, जहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या चीज़ों को समझ पाई? ये वाला तीनों समझ में आया कि नहीं? पीछे आया ना? कौन वाला है? 72 कैसे आया? पूरा बताइए, कहने का मतलब है ना। देखिए एक विद्यार्थी 20% पाता है, 30 अंकों से फेल होता है। तो हमने क्या किया कि जो विद्यार्थी फेल हो रहा था इस
फेल और पास में हमेशा ध्यान रखना, जो फेल होगा जितने नंबर से फेल होगा उसको उतना नंबर देंगे, जो ज़्यादा नंबर पाएगा उसका नंबर हम लोग काट लेंगे। तो जो 20% वाला विद्यार्थी था, पहला विद्यार्थी 20% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल होता है। तो 20% पाया, 30 अंकों से फेल हुआ, इसलिए हम लोग इसको 30 नंबर दे दिया। कब ये पास हुआ ना, पास से ना तो ज़्यादा ना तो कम पास। एक विद्यार्थी और था जो 32% पाता था और 42 अंक ज़्यादा पाता था, इसका हमने नंबर ही काट लिया 42। जो ज़्यादा पाता था सिर्फ उतना काटा, तो ये भी आ गए बराबर पे, मतलब ये दोनों बातें बराबर हैं, तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क। पासिंग मार्क का मतलब वही उत्तीर्ण अंक, ठीक है। अब देखिए परसेंट में नंबर को जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो 20% को बराबर के इधर लेके आएंगे, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 32 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 12, ठीक है। तो ये 12% हुआ। अब ये 42 माइनस में है ना, माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। तो 42 प्लस में हो गया इधर, तो 42 और 30 कितना, 72। 12% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू कितनी। अब इसके लिए 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए ना, है ना। तो 12 कितना, 72। तो 1% का मतलब 6। तो आपसे पूर्णांक पूछा पहला, जैसे दूसरा प्रश्न है पूर्णांक बताइए। पूर्णांक का मतलब अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कोई विद्यार्थी कितना पा सकता है, पूरा का पूरा पा सकता है, यही तो पूर्णांक होता है, मतलब 100% पा सकता है। तो 1% का मतलब अगर 6, तो 100% का मतलब कितना, 600, ठीक है। ये बता रहा है कि 100% का मतलब 100 होता है। कैसी बात कर रहे हो, आप ही बोले थे ना शायद, अच्छा नहीं आप ही बोले थे, चलिए कोई बात नहीं। 1% का मतलब 6, तो 100% का मतलब कितना, 600। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि हमने क्या निकाला, पूर्णांक निकाला। कोई विद्यार्थी अधिकतम कितना पा सकता है, 600। अब आइए इस वाले प्रश्न पे, उत्तीर्ण प्रतिशत। अच्छा ये उत्तीर्ण अंक क्या है, पहले वाले पे उत्तीर्ण अंक ये भी है, उत्तीर्ण अंक ये भी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप उत्तीर्ण हुए हैं, कितने नंबर पाए हैं, तो आप ये थोड़ी बताएंगे कि 20% प्लस 30 नंबर। कोई, अब जरा सोचो कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने नंबर पाए हैं, कितने नंबर पाके पास हुए हैं, तो आप ये ऐसा कभी जवाब देते हो कि 32% माइनस 42। आपको नंबर बताना पड़ेगा ना उत्तीर्ण। तो 1% का मतलब 6, ये भी उत्तीर्ण अंक है, ये भी उत्तीर्ण अंक है। तो चाहे तो आप 1% का मान इसमें लिखो, चाहे तो इसमें, दोनों में आंसर बराबर आएगा। तो 1% का मान हमने इसमें रख के चेक किया, तो 1% का मान अगर 6, तो 20% का मान 20 गुणे 6, तो 20 गुणे यहाँ पे 6, ठीक है, प्लस 30। अच्छा अगर हम भूल गए थे तो तुम लोग भी भूल गए, अच्छा आप लोग लिखे हैं, ठीक है। तो 20 गुणे 6 और प्लस ये वाला 30, 120 प्लस 30 150। तो ये क्या हुआ, कोई विद्यार्थी अगर 150 पाएगा तो क्या होगा, पास होगा। अब एक तीसरा प्रश्न भी कभी कभी बनता है, ये जल्दी नहीं बनता। तीसरा प्रश्न ये है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, मतलब कोई विद्यार्थी कितना प्रतिशत पाएगा तो पास हो जाएगा। प्रतिशत तो हमें पता नहीं था ना प्रश्न में ना यहाँ पे। तो 600 का पूर्णांक है, कोई विद्यार्थी 150 पाएगा तो पास हो जाएगा। तो 600 में 150 पाने पे पास हो रहे हैं, तो कितने प्रतिशत पाएंगे, तो 100 से गुणा किया, 2 से 2 जीरो कट गया, 150 भागे 6, 25 छक्का 150, तो 25% पाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों वैरायटी बनती है, इसको तो ज़रूर से पढ़ लेना एक बार बढ़िया से देख के। कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, उसको आप जब पढ़ोगे नहीं तो भूल ही जाएगा, है ना। पता है ये प्रश्न आपने देखे, ऐसी बात नहीं कि कभी नहीं देखा है, आपने अपने लेवल पे इन प्रश्नों को पढ़ा है। त्रुटियों पर आधारित प्रश्न, गलतियों पर आधारित प्रश्न, क्या ऐसा प्रश्न कभी आपने देखा है, नहीं देखा है, देखा है ना। तो कभी करने का प्रयास किया नहीं, वेरी गुड। प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति को किसी संख्या में 7/4 से गुणा करने को कहा गया। मतलब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप किसी संख्या दी गई है, उसमें 7/4 से आप गुणा कर दो। गलती से उसने किससे किया है, आपने किससे गलती से कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये बात आपसे पूछा गया है। मजे की बात यहाँ पे ये है कि अगर वो संख्या हमको पता चल जाए तो बात बन जाए, है ना। वो संख्या ही तो नहीं पता है जिसमें हमको गुणा करना था, लेकिन वही संख्या है जिसमें, मान लीजिए वो संख्या हमने, ये है, यही वो संख्या है जिसमें हमने किससे गुणा करने के लिए बोला था, 7/4 से। और इसी संख्या में वही वाली संख्या है, आपने गलती से क्या कर दिया है,
3/5 से कर दिया है। तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आया होगा। अब गलत किए हैं तो गलत आएगा रिजल्ट। ये नंबर अगर हमको पता चल जाए तो मामला सेट। एक बात बताऊं, आपके मन में जो नंबर आ जाए ना वो यहाँ भी ले लेना, यहाँ भी ले लेना, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा। कुछ भी मान लो 200 मान लिया, 400 मान लिया, कटेगा ही नहीं। कटने के बाद जो आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 20-20 मानो ना, आप 50-50 मानो, 200 मानो, 250 मानो, लेकिन जो यहाँ मानना वहीं पे यहाँ पे, क्योंकि संख्या वही है जिसमें 7/4 से कहा गया, आपने किससे कर दिया है 3/4 से, तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा मेरा तरीका मानो, 5 और 4 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन, 20। हर में जो संख्या यहाँ पे लिखी है, जो संख्या यहाँ पे लिखी है, इसका कोई एक मल्टीपल ले लो, हमेशा कैलकुलेशन क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो 5 चौक 20, 20 ही है एक नंबर। तो हम ये संख्या बाक्स नहीं थी सर, हम मान लेते हैं कि वो संख्या कौन थी, 20 थी, जिसको हमको कहा गया था 7/4 से करने के लिए, लेकिन हमने किससे कर दिया है, 3/5 से कर दिया। देखो क्या फ़ायदा, 4 से कटा, 4 पंचे 20, 7 चौक 7 पचे 35 है ना, 35। तो वो संख्या 35 आनी चाहिए थी, लेकिन 5 चौक 4 तियाँ 12। ओ माय गॉड, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आना चाहिए था आंसर 35। सही सही अगर हम करते तो कितना आता, 35। गलती से कितना आया, कितना कम या ज़्यादा हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, पहले ही बताओ। कम हुआ ना, कितना कम हुआ, सही सही बोल रहे हो ना, 23 की कमी हुई है, किस पे हुई है, 35 पे, क्योंकि उत्तर ओरिजिनल कौन होना चाहिए था। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पालना भाई, ओरिजिनल वाले से कंपेयर कर देंगे, 35 गुणे 100, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा ना, वही आपका क्या रहेगा, वही आंसर भी रहेगा, वही आपका होमवर्क भी रहेगा। जो भी आएगा क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब सुनो, जब ये प्रश्न एग्जाम में आता है ना, तो गलती कैसे करता है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नंबर मानो। अब इसमें क्या है, कैलकुलेटिव बन गया इसलिए परेशान हो। अरे मेरे भाई, आप 20 मत मानो, कोई संख्या मान लो, आंसर वही आएगा। आप एक बार चेक तो करो, एक बार हमने बोल दिया तो अब क्या चेक नहीं करोगे इसको, आप घर पे जाओ इसको चेक करो। आपके मन में जो नंबर आए वो मान लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 50 मानो, 30 मानो, 10 मानो, लेकिन एक बात जान लेना, जो ये हमने तरीका बताया है ना मानने का नंबर, इससे आसान कुछ नहीं होगा, इससे आसान कुछ होगा ही नहीं। ये देखो 3/5 से हो गया कितना, इसको जल्दी से करना, तो रफ उठाओ, फटाफट से सॉल्व करिए जल्दी से। क्या माने हो नंबर 15। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, पाँच 3 15 बराबर 9, 3 5 15 25। इस बार वृद्धि हुई कि कमी हुई, कहाँ कमी हुई, अरे ओरिजिनल में 9 आना चाहिए, आ गया है 25, तो कमी हुई कि वृद्धि हुई, वृद्धि हुई ना। परिणाम में इसीलिए पूछा है वृद्धि या कमी। नौ से 25 हो गया, कितना बढ़ा, किस पे, 100, तो 100 पे कितना, ये बात पूछी गई थी। ये त्रुटियों वाले में ये भी आता है एक प्रश्न, थोड़ा सा बढ़ने घटने पर रिलेटेड करता है। किसी संख्या के अंश को 200% तथा हर को 300% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणाम 5/12 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताइए। देखिए जल्दी से देखिए, अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ये बराबर 5/12।
देखिए किसी अंश को 200% बढ़ाया गया, मतलब n को 200% बढ़ाया गया, हर को 300% बढ़ाया गया। अच्छा, कोई चीज़ बढ़ाओगे तब ना जब वो रहेगी, कोई चीज़ रहेगी तभी तो आप बढ़ाएंगे। तो न्यूमरेटर में हम मानते हैं 200% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 200 ही है ना, 200% बढ़ाया गया। तो कोई चीज़ रही होगी, इसका मतलब तब बढ़ी होगी। अब जो चीज़ हमें नहीं पता है और रही भी होगी, वो कितना रही होगी? 100 रही होगी। आ रही ना बात समझ में? कोई चीज़ हमें नहीं पता और थी भी, तो हम x के जगह पे 100 मानते हैं। क्या है भाई, इस बंदे का मतलब डिस्कस ही नहीं ख़त्म हो रहा है हर एक क्वेश्चन में। मैं क्या बताया अभी बताओ, बाद में डिस्कस कर लेना, बार बार फंसा क्यों देते हो, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे बड़ी मुद्दे की बात बता रहा हूँ, तुम आपस में भिड़े हुए हो। प्रश्न को देखो, हवा नहीं लगेगा, फिर बाद में समझ ही में ना आएगा क्या लिखा है कॉपी में, बस लिखा ही रह जाएगा वो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, किसी अंश और हर की बात किया। अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश हिंदी में लिखना हो लिख लेना। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। किसी अंश को 200% बढ़ाया गया, हर को कितना बढ़ाया गया? 300%। मैं ये बोल रहा था कि किसी चीज़ को आप बढ़ाएंगे तब जब वो रहेगी, है ना। अच्छा, जो चीज़ है और दिख नहीं रही है, इसका मतलब कुछ मानने की बात कर रहा है। और जब कुछ मानने की बात आएगी तो हम क्या मानते हैं? तो हम ये मान लेते हैं कि अंश पहले कितना था? 100 था। अरे 100% अपने आप में अंश था, 200 बढ़ाओगे तो हो कितना जाएगा फिर? 300%। ये मैं बताना चाहता था। हर कितना बढ़ाया है? तो भाई अभी बढ़ाया गया है ना, 300 था पहले से। कितना भाई? पहले से 100 था, बढ़ा दिया 300, तो हो कितना गया? 400। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं कटेगा? तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बराबर 5/12। ये जाएगा ऊपर, बराबर किधर जाएगा? तो भाग में है, किस में जाएगा? गुणा में। बराबर से जब चेंज होता है तो भाग गुणा में, गुणा भाग में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में हो जाते हैं। तो नीचे है तो ऊपर पहुँचेगा ही, ओ सॉरी 4, और नीचे क्या आएगा? 3, है ना। तो 4 तियाँ 5/3 त्रिक, तो मूल भिन्न क्या है फिर? 5/9। तो बोला करो फिर हो जाए तो। देखिए जल्दी से करिए इस प्रश्न को, फिर हम आगे बढ़ें। सेम टाइम का प्रश्न है, मैं साथ के साथ सॉल्व भी करते जा रहा हूँ, है ना। देखिए न्यूमरेटर के बारे में बात किया है और डिनोमिनेटर के बारे में। परिणाम कितना बोला? 9/5, है ना। परिणाम 9/5। अच्छा, अंश को बढ़ाया गया 30%, तो हो कितना जाएगा? 130। केवल 130% हो जाएगा। हर को बढ़ाया गया कितना? 10%, तो ये कितना हो जाएगा? क्या पता, आप इतना कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो न्यूमरेटर, ये देखो परसेंट 0% 0 सब कट गया। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर 9/5 गुणे 11/13। कहीं उल्टा कर दिया क्या आपने? है ना। तो ये आ जाएगा 99/। ठीक है, जल्दी जल्दी करें, जल्दीबाजी करने मत किया करिए। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। प्रश्न आपके सामने दिखाया गया है, देखो भाई प्रश्न को। राहुल अपनी मासिक आय का, मतलब मंथ में जितना भी कमाता है उसका 50% घर के किराए पे खर्च करता है, 20% कपड़ों पे खर्च करता है, 5% दवाइयों पे, और जो बचता है शेष, कितने की बचत करता है? 11,200। भाई राहुल की मासिक आय हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि राहुल की मासिक आय कितनी थी? 100% थी। ठीक है, जिसमें से 50% वो क्या करता है भाई? हाउस रेंट पे, है ना। 100 में से कहाँ 20% किस पे? 20% क्लॉथ पे, 5% मेडिसिन पे, है ना, दवाइयों पे।
100 में से कुल कितना खर्च कर दिया? 75%। तो बचा फिर कितना? 25%। यही क्या है? सेविंग। यही सेविंग है ना? ये तो खर्च हो गए सब। हमारे हिसाब से 25% की सेविंग इन्होंने की महीने में। क्वेश्चन के हिसाब से 25% की नहीं सर, 11,250 रुपये की सेविंग की। कोई दिक्कत? तो 25% की वैल्यू अगर 11,250 रुपये, तो मैं जानना चाहता था कि 1% की वैल्यू कितनी। देखो 25 चौको 100, 25 पंचे 125। 1% का मान कितना आया? 450। 1% का मान 450। आपने महीने का वेतन कितना माना था? 100%। तो 1% का मतलब 450, तो 100% का मतलब 2 जीरो बढ़ा देंगे इसी में। 100 से गुणा इधर कर दीजिए, 100 से गुणा इधर, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 45,000 रुपये। तो राहुल की जो मासिक आय है 45,000 रुपये है। इस प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बस ऐसे ही। अब देखो ये तो हम समझाने के लिए ना लाइन खींचा। आपके मन में क्या आना चाहिए था? आप फटाफट से 50, 20 और 5 को जोड़ देते, बचा कितना? 25। ऐसे करना होता है, ये लाइन खींचने से नहीं हो। हाँ 75 खर्च, बचा कितना? 25। 25 की तुलना करिए जितने नंबर दिए गए हैं। क्या फिर से? अच्छा देखिए, राहुल की मासिक आय बोला कि राहुल एक महीने में जितना भी कमाता है उसका 50% घर के किराए पे, 20% कपड़े पे, 5% दवाई पे, ये सब खर्च कर देता है। उसके बावजूद भी 11,250 रुपये की क्या कर रहा है? बचा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता था, हम ये मान लेते हैं कि महीने की राहुल की मासिक आय कितना है? 100%। आप अपने आप में 100%, राहुल की मासिक आय अपने आप में 100%, हर चीज़ हर स्टेप पे अपने आप में 100%। तो मासिक आय हमने माना है 100%। आप 200% मानेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप 200% मानोगे तो 200% का 50%, 100 यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो 100% माना है, 100 में से 50% किराए पे खर्च हुआ। अरे 100 का 50% 50 ही तो होता है। 100 का 20% 20% कपड़ों पे, 5% दवाइयों पे, यही तो सब खर्च थे राहुल के। कुल कितना खर्च कर दिए? 50, 20, 70, 5, 75। तो 75 100 में से अगर खर्च हो गया तो 100 में से फिर बचा कितना? तो 25 ही तो सेविंग है। हमारे हिसाब से 25% बचाता है, प्रश्न के हिसाब से 11,250 बचाता है। आ रही ना बात समझ में? तो 25% का मान अगर 11,250, तो 1% का मान देखो, 1% बराबर फिर क्या हो जाएगा? ऐसे करने पे होता है 11,250 डिवाइड बाई 25। तो वही बात तो किया है, डायरेक्ट काटो ना। 25 चौको 100, 4 बचा कितना? 125। 25 पंचे 125, तो 45, 1 जीरो बढ़ा लिया। तो 1% का मान 450। आपने मंथली इनकम माना कितना था? 100। तो 1% का मान 450, तो 100% का मान 45,000। बस बात खत्म होती है, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, देखिए एक आदमी अपनी, अब देखो चेंज पे है, वो क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोग जोड़ घटा दें, है ना? चेंज पे है और प्रश्न ये बोला है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 50% घर के किराए पे खर्च करता है। मतलब जितना भी कमाता है उसका 50% कहाँ खर्च करता है? घर के किराए पे खर्च करता है। शेष का 20%, मतलब जो बचा है शेष का, सुनिएगा, पूरे का 20% नहीं, शेष का 20% क्या करता है? दान करता है। शेष का, ये शेष का जो वर्ड है ना, रिमेनिंग वाला पार्ट, ये बड़ा खतरनाक है ऐसे प्रश्नों में, है ना? तो शेष वाला मामला खतरनाक होता है। तो शेष का 25% यात्रा पे खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए यदि वह 4,200 रुपये की बचत करता है। क्या सोच पा रहे हैं आप लोग इस प्रश्न को? अब देखिए कैसे सोचना होता है। जब भी रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात करें, शेष प्रोडक्ट के बारे में बात करें, शेष रुपए के बारे में बात करें, जैसे भी शेष लगाए यहाँ पे, हम ये मान लेते हैं उसकी मासिक आय कितनी थी? 100 रुपये थी। आ रही ना बात समझ में? हमने ये अपने से मान लिया कि मान लीजिए वो व्यक्ति 100 रुपये महीने में कमाता था। अच्छा 100 रुपये अगर महीने में कमाता था, 50% तो हाउस रेंट पे खर्च कर दिया। अच्छा 50% खर्च कर दिया, इसका मतलब 50% माइनस हुआ,
100 का 50% कितना होता है? 50। तो 50% कम होने का मतलब 50 घट जाएगा, तो वो कितना जाएगा? फिर बचेगा कितना? यही शेष बचा है ना। 100 रुपये था, अपने से हमने माना था, 50% उसने घर के किराए पे खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना? यही 50 बचा। तो यही शेष है ना इस समय के लिए। जो शेष है इसका वो 20% दान करता है, मतलब वो 50 का 20% दान करने की बात कर रहा है, टोटल का नहीं। तो 50 का 20% कितना होता है? 30%। देखो 50 का 20%, अरे 50 का 20% की बात की रहे हैं भाई, 100 का नहीं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 50 का 20% कितना हुआ? 10। 5 दूनी कितना? 10। तो 10 की कमी आएगी ना यहाँ पे। अगर परसेंट में देखें तो 20। अरे भाई सीधी सी बात है, दिख रहा है, बहुत बेसिक पार्ट हो गया ना ये तो। 100 पे तुलना करते हैं तो डायरेक्ट कटता पिटता जाता है, इसीलिए 100 मानते हैं ना आसान करने के लिए। लेकिन 50 का भी 20% 20 थोड़ी हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ 10 का 20% तो नहीं, तो ये तो निकालने वाली बात हो गई ना। जैसे आप घटा रहे हो उस सीक्वेंस में बात करो, तो फिर तो घटेगा ही नहीं ना। तो ऐसे निकाला जाता है, 50 का 20% भाग दे दिए 2 जीरो 10, तो 10 की कमी आई। पहले स्टेप में 10 की कमी आई, तो 10 की कमी आई का मतलब हो फिर कितना गया? बचा कितना? बचा कितना? 40। तो अब शेष का कितना बचा है? 40। अब इस जो शेष का बचा है ना, इसका 25% यात्रा पे जा रहे हैं भाई साहब, तो इसका भी कितना? 25% निकाला जाएगा। तो अब 25% निकालोगे तो 40 का 25%, तो 40 जो कि शेष यही है, 40 का 25%, 25 चौको कितना आएगा? अरे वो हमारे मन में तो चल ही रहा है 10, तुम्हारे लिए है ना। तो 10 की कमी फिर से क्या हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? तो 10 की कमी यहाँ पे हो जाएगी, और जब 10 की कमी हो जाएगी तो होगा क्या? 40 में से 10 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 30। क्या ये बताओ और भी कोई खर्चे हैं? नहीं है। हमारे हिसाब से 30 रुपये, 100 रुपये वो कमाते हैं तो 30 केवल बचाते हैं। 70 खर्च हो गया इनका। हमारे हिसाब से बचा केवल 30 रुपये, क्वेश्चन के हिसाब से 30 नहीं बचा है, 4200 बचा है। एक की वैल्यू कितनी? 1 जीरो से 1 जीरो। अच्छा ऐसे कर लो, नहीं तो थोड़ा तो तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो और हो भी जाते हो। 1 जीरो से 1 जीरो काटा जाए 3 से कितनी बार में? 14 बार में 140। तो 1 का मान कितना आया? 100। 1 का मान इतना मत किया करो, है ना, जो कॉपी देखेगा वो भी हंसेगा, है ना। शॉर्टकट में करने की कोशिश किया करो। तो 1 का मान 140, हमने माना कितना था? 100। तो 2 जीरो बढ़ा दिया जाए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है आयकर पर आधारित प्रश्न, इनकम टैक्स, है ना। अच्छा, इनकम टैक्स के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कुछ पता है इनकम टैक्स के बारे में? हाँ, जहाँ पैसा वैसा ज़्यादा होता है वहाँ इनकम टैक्स होता है। यार क्या लॉजिक दिया है बंदे ने। तो जिस हिसाब से तुम लॉजिक दे रहे हो, इस हिसाब से कभी पैसा ज़्यादा होगा ही नहीं, है ना, कि तुम इनकम टैक्स दे सको। चलिए इनकम टैक्स के बारे में देखते हैं। देखो, आपने नाम सुना होगा वन लाइनर खतरनाक प्रश्न, है ना। ये वही क्वेश्चन होते हैं, देखने में एक लाइन के होते हैं, ये होते बड़े खतरनाक है। अगर थोड़ा सा आप ना समझो तो मामला गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा हम बैकग्राउंड बनाएंगे इसके लिए, है ना। अब मान लीजिए, इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आपकी जो मंथली इनकम है, क्यों इतना छोटा सोचते हो? 4000 मंथली इनकम, हमने 40,000 फिर भी मोटी मोटा लिया है यहाँ पे, है ना। अब सुनना, इनकम टैक्स को समझने के लिए इस पे आ जाओ पहले सभी लोग। आपकी मंथली इनकम 40,000 रुपये है और आप एक गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है ना। हाँ ठीक है, जो भी है। तो लॉजिक पे आइए, क्या हो रहा है? हाँ इधर सुनो ध्यान से। 40,000 रुपये आपकी क्या है? मंथली इनकम है। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो कुछ ना कुछ टैक्स भी लगेगा। हम ये मान के चलते हैं कि आप 1% रुपये या फिर 1% का आप क्या देते हैं?
टैक्स देते हैं। अब ये सरकार को टैक्स चला जाएगा आप में, तो 40,000 का 1% कितना होगा? 400। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये 400 रुपये आपने सरकार को टैक्स दे दिया, ये आपके खाते से गए, 40,000 आपकी मंथली इनकम। अच्छा एक बात ये बताइए, आपने अगर 1% टैक्स दिया, इसका मतलब 400 रुपये टैक्स दिया, तो 40,000 में 400 अगर निकाल दिया जाए तो 39,600 रुपये ये क्या है? नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब शुद्ध आय, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध आय। तो आप इसी पैसे को तो खर्च कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए। ये 400 तो गए, कहाँ गए? सरकार के खाते में। अब मेरी एक बात आप हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए टैक्स बढ़ गया, अब टैक्स आप 2% देना शुरू कर दिए, है ना? इनकम टैक्स या टैक्स आप कितना दे रहे हो? 2%। अगर आप टैक्स 2% देना शुरू करेंगे तो क्या होगा? कितना टैक्स देंगे? 800। तो टैक्स आपने दिया 800 रुपये। तो आपका अगर हम नेट इनकम के बारे में बात करें तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? 39,200 रुपये। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर आपका टैक्स कम था तो नेट इनकम ज़्यादा थी, जैसे ही टैक्स बढ़ा नेट इनकम आपकी क्या हो गई? मैं ये बोलना चाहता था कि नेट इनकम बढ़ेगा तो टैक्स घटेगा, और टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगा। तो एक चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी, इस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो दोनों चीज़ें ही क्या हो रही हैं? बराबर हो गई। मुद्दे की बात सुनो, अगर आपसे कोई मान लीजिए तुम्हारे शादी के लिए आया, पूछा तुम कितना कमाते हो, तो तुम 40,000 बताओगे कि 39,600? अरे 40,000। मतलब हमेशा मैं ये बोलना चाहता था कि इनकम टैक्स और टैक्स, नेट इनकम और टैक्स को जोड़ दो तो अपनी क्या निकलती है? दोनों को जोड़ दो तो भी आपकी क्या? क्योंकि आप शादी करने के लिए आप 39,600 सैलरी नहीं बताओगे, आप क्या बोलोगे? 40,000। तो कहने का मतलब नेट इनकम और इनकम दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही क्या होती है? इनकम होती है। वही क्या होती है? आय होती है। तो टैक्स हमेशा आप किस पे देते हैं? नेट इनकम पे कि इनकम पे? इनकम पे। टैक्स हमेशा आप किस पे देते हैं? इनकम पे। टैक्स हमेशा इनकम पे देते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये होता है कि सर अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम होगी। पॉइंट नंबर 3 ये होगा कि नेट इनकम बढ़ेगी, इसका मतलब टैक्स कम होगा। अब आ जाओ प्रश्न पे। अगर इतनी बात अगर आप समझते हो तो इस प्रश्न के बारे में ज़रा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या है कि यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है, क्या टैक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो शुद्ध आय में क्या हुई है? 1% की कमी। तो एक बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है? और एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। मैं यहाँ से बोल सकता था सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि, या फिर ऐसे लिख लो, इनकम टैक्स लिख लो इसको। इनकम टैक्स का 19% क्या होना? बढ़ जाना। ये बराबर किसके होगा? नेट इनकम के 1% के बराबर। अरे होगा कि नहीं होगा? बराबर है ना? दोनों बातें बराबर क्यों है, हमने बताया इस बात को। यहाँ से मैं ये जानना चाहता था कि इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम ये बराबर कितना? 1/19। तो मतलब 19 पे, अब देखिए इनकम टैक्स कितना? 1। टैक्स आप कितना दे रहे हो? रेशियो क्या आया? 1। नेट इनकम आप खर्च कितना कर रहे हो? नेट इनकम का मतलब शुद्ध है, यही तो आप खर्च करते हैं। 1 रुपये आप क्या दे रहे हैं? टैक्स। आप हमको ये बताओ, हमने एक बात बोली थी कि हम टैक्स किस पे देते हैं? इनकम पे। और इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स और नेट इनकम जोड़ने पे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपये पे आप टैक्स कितना दे रहे हैं? 1 रुपये। तो कुल आप कितना टैक्स दे रहे हैं? 5% का। ये 20 कहाँ से आई? ये बात समझ में आया ना? क्योंकि हम टैक्स किस पे देते हैं? इनकम पे। इनकम क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के। तो अगर ये बात अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को बोला जाता है 1 लाइनर खतरनाक प्रश्न। ठीक है, जल्दी से छापिए इसको। बीस आ रहा है आपका, देख लीजिए। इनकम टैक्स का 15% ये बराबर किसके हो जाएगा? नेट इनकम के 5% के। तो यहाँ से इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 5/15।
5/15 बोलिए, चाहे 1/3, ठीक है। टैक्स दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम हो जाएगा, 3 और 1 4। 4 पे कितने का टैक्स दे रहे हैं? 1 का। तो 100 पे कितने का देंगे? 20 कहाँ से आया तुम लोग का? आई ना बात समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।